नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। तो सबसे पहले बड़ी खबर जो है नेपाल से है, जहां एक बड़े विमान के हादसे की आशंका जताई जा रही है। खबरों के मुताबिक नेपाल के तारा एयर का एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया है। इस विमान पर चालक दल सहित कुल 22 लोग सवार हैं। सूत्रों के मुताबिक विमान ने सुबह से 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी थी। इसके बाद विमान को 10:20 पर लैंड करना था, लेकिन अब तक विमान से संपर्क नहीं हो पाया है। सूत्रों के मुताबिक लापता विमान में 4 भारतीय भी मौजूद हैं। वहीं विमान में चलित 7 दल समेत 22 यात्री थे। नेपाल के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक लापता विमान की तलाश में 2 निजी हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। वहीं एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल अधिकारी ने कहा है कि उन्होंने सोम के घासा में एक तेज आवाज सुनी। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल इस क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर भेजा गया है, जहां इस जहाज से आखिरी बार संपर्क हुआ था। पोखरा हवाई अड्डे के प्रमुख ने इस बात की पुष्टि भी की है कि जहाज टावर के संपर्क से बाहर चला गया है। एक अधिकारी के मुताबिक ये जहाज एक बार गोदलागिरी हिमालय से लौट आया है और उसके बाद से ही संपर्क में नहीं आया है। फ्लाइट की तलाशों के लिए एक हेलीकॉप्टर को भेजा गया है। यूक्रेन के बेहद खराब प्रदर्शन के बावजूद रूस की सेना ने जीत की ओर बढ़ रही है। रूस की पूर्वी यूक्रेन ने एक बड़े हिस्से पर जीत का दावा किया है। एक यूक्रेनी अधिकारी के मुताबिक यूक्रेन की सेना को लुहानस्क क्षेत्र के पीछे हटना पड़ सकता है। रूस का फोकस अब कीव के बजाय डोनबास इलाके पर है और इस रणनीति ने 3 महीने के युद्ध की दिशा बदल दी है। अगर यूक्रेन की सेना पीछे हटती है तो पुतिन लुहानस्क और डोनेत्स्क पर कब्जे और करीब पहुंच सकते हैं और ये जेलेंस्की के लिए जंग से अब तक का सबसे बड़ा झटका होगा। खबरों के अनुसार चेचन रिपब्लिक के प्रमुख और पुतिन के करीबी रमजान कादिरोव ने कहा है कि रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जा कर लिया है, जो लुहानस्क क्षेत्र में स्थित है। कादिरोव ने कहा है कि सेवेरोडोनेत्स्क पूरी तरह हमारे कब्जे में है। शहर को आजाद करवा लिया गया है। नागरिक आराम से रह सकते हैं। वे अब हर तरह के खतरे से बाहर हैं। कादिरोव ने यह भी कहा है कि उन्हें लग रहा है कि कुछ हफ्तों से शहर पर कब्जा हो जाएगा, लेकिन यह काफी जल्दी हो जाएगा। खबरों के अनुसार लुहानस्क के गवर्नर सेरही हैदई ने कहा है कि रूसी सेना डोनबास के सबसे बड़े शहर सेवेरोडोनेत्स्क में घुस चुकी है, जो अभी भी यूक्रेन के कब्जे में है। उन्होंने कहा कि रूसी सेना लुहानस्क के क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर पाएगी, जैसा कि विश्लेषकों ने भविष्यवाणी की थी। हमारे पास अपनी रक्षा करने के लिए पर्याप्त संसाधन और क्षमता है। हालांकि यह संभव है कि सरेंडर न करने के लिए हमें पीछे हटना पड़ जाए। हैदई ने बताया कि सेवेरोडोनेत्स्क में 90% इमारतें नष्ट हो चुकी हैं। यूक्रेनी टीवी पर बोलते हुए लुहानस्क के गवर्नर ने यह भी कहा कि क्षेत्र में 10,000 रूसी सैनिक मौजूद हैं और वे किसी भी दिशा में कब्जा करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हैदई ने दावा किया है कि सेवेरोडोनेत्स्क में कई दर्जन स्वास्थ्य कर्मी मौजूद हैं, लेकिन गोलाबारी के चलते वे अस्पताल तक जाने में असमर्थ हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपने संसाधनों की क्षमता के अनुसार अपनी जमीन की रक्षा कर रहा है। यूक्रेन की सेना ने कहा कि शुक्रवार को डोनेत्स्क और लुहानस्क ने 8 हमलों को नाकाम किया है। ज़ेलेंस्की ने साथ में ये भी कहा कि अगर वो सोचते हैं कि लाइमेन और सेवेरोडोनेत्स्क उनका हो जाएगा तो वह गलत सोचते हैं। डोनबास यूक्रेन का ही रहेगा और विश्लेषकों का यह भी कहना है कि रूस में डायरेक्टर हमले कर रहा है और पूरे युद्ध में यूक्रेन के शहरी इलाकों में रूसी सेना का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हमलावरों ने सेना के पोप्सना के उत्तर पश्चिम में कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल सेवेरोडोनेत्स्क भीषण जंग के केंद्र में है और मेयर ओलेक्जेंडर स्ट्रिक्यू ने कहा है कि कम से कम 1500 लोगों की कीमत हुई है और करीब 12 से 13,000 लोग अब भी शहर में, जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो वहीं सेवेरोडोनेत्स्क डोनबास को लुहानस्क क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। स्ट्रिक्यू का दावा है कि रूसी फौज इसके यूक्रेन नियंत्रित क्षेत्र के काटने की कोशिश कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया है। बता दें कि यह मन की बात कार्यक्रम का 89वां एपिसोड था, जहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने समाज से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है। वहीं उन्होंने देश के तेजी विकसित हो रहे स्टार्टअप इंडस्ट्री 4 धाम यात्रा के दौरान गंदगी और योग दिवस पर मन की बात की। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमें तीर्थ स्थलों की गरिमा बनाए रखने की जरूरत है। पीएम ने कहा कि इस समय उत्तराखंड के 4 धाम को पवित्र यात्रा चल रही है। यहाँ हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से दुखी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर कई लोग ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, यह ठीक नहीं। साफ सफाई, एक पवित्र वातावरण को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए और उसे जरूर बनाए रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, जहां स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने बताया कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है। हालांकि उन्होंने मेरे प्यारे जिस देशवासियों, तरीके से तीर्थ इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। लेकिन साथियों, इन शिकायतों के बीच कई अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। जहां श्रद्धा है, वहां सृजन और सकारात्मकता भी है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदार के धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। कोई अपने ठहरने के स्थान के पास सफाई कर रहा है, तो कोई यात्रा मार्ग से कूड़ा कचरा साफ कर रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की टीम के साथ मिलकर कई संस्थाएं और स्वयंसेवी संगठन भी वहां काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे यहाँ जैसे तीर्थ यात्रा का महत्व होता है, वैसे ही तीर्थ सेवा का भी महत्व बताया गया है। और मैं तो ये भी कहूंगा, तीर्थ सेवा के बिना तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में से कितने ही लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की इस साधना में लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग के रहने वाले श्रीमान मनोज बैंजवाल जी से भी आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी। मनोज जी ने पिछले 25 वर्षों से पर्यावरण की देखरेख का बीड़ा उठा रखा है। वो स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। वहीं गुप्त काशी में रहने वाले सुरेंद्र बगवाड़ी जी ने भी स्वच्छता को अपना जीवन मंत्र बना लिया है। वो गुप्त काशी में नियमित रूप से सफाई कार्यक्रम चलाते हैं और मुझे पता चला है इस अभियान का नाम भी उन्होंने मन की बात रख लिया है। ऐसे ही देवर गांव की चंपा देवी जी पिछले 3 साल से अपने गांव की महिलाओं को कूड़ा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट सिखा रही है। चंपा जी ने सैकड़ों पेड़ भी लगाए हैं और उन्होंने अपने परिश्रम से एक हरा भरा वन तैयार कर दिया है। साथियों, ऐसे ही लोगों के प्रयासों से देवभूमि और तीर्थों की वो दैवीय अनुभूति बनी हुई है, जिसे अनुभव करने के लिए हम वहां जाते हैं। इस देवत्व और आध्यात्मिकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अभी हमारे देश में 4 धाम यात्रा के साथ साथ आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं होगी। सावन मास में तो शायद हर गांव में कोई न कोई मेला लगता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा कार्य समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में
8 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने की बधाई दी है। वहीं बैठक में अपने संबोधन में उन्होंने 2024 के आम चुनाव में यूपी की 75 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बता दें कि सीएम योगी ने कहा है कि 2024 के संकल्प को साकार करने के लिए कार्यकर्ताओं की अभी से प्रयास शुरू करना होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि काशी अब पीएम मोदी के विजन के अनुरूप नई अंगड़ाई ले रहा है। पहले प्रदेश के लाउड स्पीकर दंगे, अराजकता और तनाव का कारण बनते थे। सीएम ने कहा कि यह भाजपा सरकार के सुशासन का ही परिणाम है कि 70,000 लाउड स्पीकर धार्मिक स्थलों से हटाए गए हैं या उनकी आवाज को परिसर तक ही सीमित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर दंगों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बातों को लेकर के दंगा होता था, ऐसे लगता था जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर दंगाइयों का राज हो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते हुए विगत 5 वर्ष के अंदर हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रति व्यक्ति आय को दुगने से अधिक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता के लिए, जो उत्तर प्रदेश देश के अंदर 5 वर्ष पहले 14वें स्थान पर था, आज वह उत्तर प्रदेश विश्व व्यवसाय की सुगमता के लिए देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। यह एक बेहतर उत्तर प्रदेश की तस्वीर प्रस्तुत करता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारता हुआ दिखाई देता है। प्रदेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जारी है। बता दें कि अभी तक सड़कों के किनारे से तकरीबन 15,119 अवैध अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। वहीं प्रदेश के 75 जिलों में 19 मई को शुरू हुए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सभी जिलों की सड़कों और फुटपाथ पर किए गए अवैध अतिक्रमण व अवैध वाहन स्टैंड और पार्किंग संचालकों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। हर जिले में चलने वाले अभियान के दौरान चिन्हित संचालकों पर गैंगस्टर व गुंडा एक्ट भी लगाया गया। इतना ही नहीं, कई वाहनों को जब्त भी किया गया है। तो वहीं प्रदेश सरकार ने प्रवक्ता ने यह भी बताया कि सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस अभियान के तहत अवैध रूप से संचालित ऑटो और बस स्टैंड के विरुद्ध अभियान चलाते हुए कुल 567 स्टैंड चिन्हित किए गए हैं और 573 स्टैंड हटाए गए हैं। अवैध स्टैंड जितने भी होंगे इसको हटाने की कार्रवाई एक अगले 24 घंटे के अंदर अवैध स्टैंड तो हम हर हाल में हटा दें। कहीं भी अवैध स्टैंड नहीं चलने चाहिए, कहीं भी, हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर, स्टेट हाईवे पर, नगर निकाय के अंदर कहीं भी नहीं चलने चाहिए। किसी जिला मार्ग पर कहीं भी न चले, इस बात को हम सुनिश्चित करें और जहां चलने हैं उसके लिए स्पेस उपलब्ध कराइए। आपके द्वारा उसको नोटिफाई किया जाए, बाकायदा उसको ऑप्शन निकाले जाएं और फिर वहां पे अच्छे लोगों को, माफिया प्रवृत्ति के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ठेका पट्टे के साथ मत जुड़ने दीजिए। एक भी माफिया जुड़ेगा उसका पूरा गैंग फिर वहां पर अनैतिक और अवैध गतिविधियों का अड्डा बना देगा। हर एक माफिया की कमर तोड़ डालिए। कोई भी अवैध और अनैतिक गतिविधि उसको मत संचालित करने दीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति अगर मजबूत होगी तो आपका जीना हराम कर देगा। उसकी आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह ब्लॉक कर देना। और ये जितने भी अवैध स्टैंड चल रहे हैं, डग्गा मार बसें चल रही हैं, ओवर लोडिंग के कार्य चल रहा है, इसमें माफिया ग्रुप अभी भी हावी है। इसको रोकना, हर एक हाल में रोकना। मंत्री समूह जून प्रथम सप्ताह में हर जनपद में जाएगा। फिर से मैं भी हर जनपद में जाऊंगा। मेरे पास भी अनेक हर जनपद की रिपोर्ट प्रतिदिन आती है। उस समय मेरे पास किसी भी जनपद से कोई नकारात्मक रिपोर्ट नहीं दिखनी चाहिए। सड़क के किनारे कोई ट्रक, कोई बस अवैध रूप से पार्किंग न करें और सभी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक इस बात को सुनिश्चित कर लें। उप जिलाधिकारीगण भी और डिप्टी एसपी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े होंगे। वे इस बात को नोट करेंगे, किसी भी सड़क पर, वह हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, एक्सप्रेसवे हो, जिला मार्ग हो, नगरीय चौराहा हो या कोई भी अन्य स्थल हो, अवैध बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, 3 व्हीलर स्टैंड, रिक्शा स्टैंड या कोई भी इस प्रकार की अवैध गतिविधि नहीं चलनी चाहिए। स्टैंड का मतलब सड़क के किनारे, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पार्किंग का स्पेस हो।
वहां आने वाले यात्रियों के लिए कुछ बुनियादी सुविधाएं हों, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए टॉयलेट हो, पेयजल की सुविधा हो, बैठने की व्यवस्था हो, तो कोई व्यक्ति स्टैंड के नाम पर तब वहां पर प्रशासन से अनुमति लेकर के तब तो स्टैंड की फीस वसूल कर सकता है। लेकिन अगर सड़क पर कोई करता है तो उस पर अवैध रूप से संचालित इस प्रकार के सभी वो अगले 24 घंटे के अंदर बंद होने चाहिए। बंद होने के साथ ही हमें सुनिश्चित करें कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके के उसको करने का अभ्यस्त है तो उसमें एफआईआर लॉन्च करके, गैंगस्टर के अंदर एफआईआर लॉन्च करके उसमें फिर हमें उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करना चाहिए। उसने इस प्रकार के अवैध वसूली से जो पैसा कमाया है वह राजकोष में वो पैसा आना चाहिए। इसकी कार्रवाई हमारी आगे बढ़ जानी चाहिए। इसलिए अवैध रूप से स्टैंड नहीं चलेंगे। प्रदेश शासक ने 7 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 11 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। बता दें कि बुलंदशहर, देवरिया, अंबेडकर नगर, कानपुर आउटर, हमीरपुर, मैनपुरी और रायबरेली के नए पुलिस कप्तान की तैनाती की गई है। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में तैनात अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार सिंह को हटा दिया गया है। अनिल अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। बता दें कि बुलंदशहर में एसएसपी के प्रमोशन पाए संतोष कुमार सिंह को 5 महीने बाद तैनाती दी गई है। उन्हें वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त अनिल कुमार सिंह को तबादला डीआईजी पीएसी लखनऊ अनुभाग के लिए कर दिया गया है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बाद अब उनकी मां सांसद मेनका गांधी ने भी बेरोजगारी को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों की उम्मीद घटी है कि उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं। उम्मीदें कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। बता दें कि मेनका गांधी बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के आवास पर पहुंची थी, जहां बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड के बाद देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब कोशिश होनी चाहिए अब कि इस चीज़ के ऊपर सरकार गंभीरता से देखे, क्योंकि कोविड के बाद बेरोज़गारी सचमुच में बहुत ज़्यादा फैल गई है। और बेरोज़गारी फैलने के अलावा उम्मीदें घट गई हैं कि नौकरी कभी मिलेगी भी कि नहीं। अब जब इंसान की उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो फिर वो हिंसा पर चले आता है। बहराइच में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि घायलों में कई की हालत गंभीर है, जिन्हें घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। जानकारी के अनुसार बहराइच लखीमपुर खीरी हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बहराइच और लखीमपुर मार्ग पर ट्रक और टेम्पो ट्रेलर में अपने आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में घटनास्थल पर ही 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा। वहीं हादसे में 12 लोग घायल हैं और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है, जबकि शव कब्जे में लेकर के पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सुबह का टाइम था, बिल्कुल सुबह का टाइम था। उसमें ओवरटेकिंग के चक्कर में एक्सीडेंट हुआ है। उसमें 5 लोग मौके पे ख़त्म हो गए और बाकी लोग घायल हुए। उसमें पता चला है कि 2 लोग सीएससी पे जाते जाते ख़त्म हो गए, जिसमें 2 महिलाएं और बाकी पुरुष थे। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव रविवार को अचानक उन्नाव जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद उनकी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष व प्रधान अलवी मिश्रा से मुलाकात की। इसके अलावा शिवपाल सिंह ने बहुचर्चित दलित युवती से दुष्कर्म व हत्या की साजिश रचने के आरोपी दिवंगत पूर्व राज्य मंत्री फतेह बहादुर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पुत्र से भी मुलाकात की। वहीं जेल से बाहर निकलने पर प्रसपा अध्यक्ष ने कहा कि उनकी महिला नेता पर कोई बड़ा मामला नहीं था, फिर भी उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। शिवपाल सिंह ने जहां अपने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया, तो वहीं
सदन में डिप्टी सीएम केशव मौर्य व अखिलेश यादव पर हुई बहस को लेकर कहा, सदन की मर्यादा बनाने की सबकी जिम्मेदारी होती है। मोदी शाह पर बरसते हुए एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी ने आर्यन थ्योरी के पुराने विवाद को हवा दे दी है। भारत बनने की कहानी सुनाते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत मेरा भी नहीं है, न उद्धव ठाकरे का है, न ओवैसी का है, न मोदी का है, न शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविड़ों का है, आदिवासियों का है। दरअसल इस पर दो पक्ष हैं और उनके अलग अलग तर्क हैं। इतिहासकार भी लेफ्ट राइट के बटे देखते हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी में ओवैसी एक रैली में बोल रहे थे, यहीं पर उन्होंने मीडिया को मसाला देने के लिए एक बात कह डाली और ये दावा किया कि भारत उन लोगों से मिलकर बना है जो अफ्रीका, ईरान, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया से आए थे। ओवैसी के इस दावे से एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि भारत का मूल समुदाय कौन सा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले कहते हैं कि बस देश में मुगल आए, आर्य आए और 4000 साल पहले हैरत की बात यह थी कि जब मैंने कहा कि बाबरी की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को भी छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया था कि ओवैसी के पूर्वज तो ब्राह्मण थे। मेरा ताल्लुक बाबा आदम से है, हमारे अब्बा कौन है? बाबा आदम। ओवैसी ने भारत को बाबा आदम की जमीन बताते हुए कहा कि औलाद से कोई हक छीन सकता है क्या? उन्होंने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने भी कहा था कि आर्य आर्कटिक से आए थे। भारत की आबादी की 65% हिस्सेदारी उनकी है जो बाहर से आए थे। इन बयानों के चलते एक बार फिर ओवैसी विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। तो भारत बना, अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अभी अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है रुक करते खबरों की ओर। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने नागरिकों से कहा है कि वे दुरुपयोग को रोकने के लिए अपने आधार कार्ड की केवल नकाबपोश प्रतियां ही किसी के साथ साझा करें। रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार ने कहा है कि अपने आधार की फोटोकॉपी किसी व्यक्ति या संस्थान के साथ धड़ल्ले से साझा न करें क्योंकि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। सरकार ने इसका विकल्प बताते हुए सिर्फ नकाबपोश आधारी को साझा न करने की सलाह दी है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि इस पर सिर्फ केवल अंतिम 4 अंक दर्ज होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि बिना लाइसेंस वाली निजी संस्थानें होटल की तरह हैं और सिनेमा हॉल का आधार कार्ड की प्रतियां एकत्र करने या रखने की अनुमति नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि केवल संगठन जिन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण से उपयोगकर्ता लाइसेंस प्राप्त किया है भी किसी व्यक्ति को पहचान स्थापित करने के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने नागरिकों से अपने आधार कार्ड का साझा करने से पहले यह सत्यापित करने के लिए कहा गया है कि किसी भी संगठन के पास UII से वैध उपयोगकर्ता लाइसेंस है। इसके अतिरिक्त सरकार ने लोगों को अपने आधार कार्ड के डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट कैफे में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग नहीं करने की चेतावनी भी दी है। सरकार ने अपनी सलाह में कहा है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप उस कंप्यूटर से ई-आधार की सभी डाउनलोडेड की गई प्रतियों को स्थायी रूप से हटा दें।
देववन में जमीयत के अधिवेशन के तीसरे चरण में कई प्रस्थान पेश किए गए हैं। साथ ही कुछ अहम सुझाव दिए गए हैं। बता दें कि अधिवेशन में आज दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद मथुरा शाही ईद का कॉमन सिविल कोड को लेकर के प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिनका अधिवेशन में मौजूदा उलमा ने खुले दिल से समर्थन किया है और ये भी कहा है कि कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। वहीं अधिवेशन के दूसरे दिन मौलाना असद मदनी ने भी कहा कि कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं, यह हमारे सब्र का इम्तिहान है। और मदनी ने यह भी कहा कि यदि हमारा खाना पहनना नहीं पसंद है तो हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर पहली बार केंद्र सरकार विश्व साइकिल दिवस मनाने जा रही है। बता दें कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मूल मकसद देश में भाईचारे और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना है। इसके साथ ही युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के बेहतरीन विचारों से प्रेरित भी करना है और जलवायु परिवर्तन व बिगड़ते लाइफ स्टाइल को सुधारने पर फोकस रहेगा। वहीं 3 से 14 जून तक 75 स्थानों पर चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बता दें कि केंद्र संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आयोजित करने जा रहे हैं। पहली बार विश्व साइकिल दिवस पर देश भर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 साल बाद ट्रेन सेवा आज से बहाल होने जा रही है। बता दें कि अधिकारियों ने जानकारी दी है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से अभी के लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच यात्री ट्रेन सेवाएं 29 मई से फिर से शुरू होगी। वहीं पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एकलव्य चक्रवर्ती ने यह भी कहा है कि भारत और बांग्लादेश दोनों यात्रियों की सुविधा के लिए कोलकाता ढाका, कोलकाता मैत्री एक्सप्रेस और कोलकाता खुलना, कोलकाता बंधन एक्सप्रेस 29 मई से फिर से शुरू हो जाएंगे। खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार की 3 बहनों ने अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। बता दें कि तीनों की उम्र 25, 23 और 20 वर्ष है। वहीं एक बच्चा 4 साल का था और दूसरा महज 27 दिनों का था। मरने वाली 3 महिलाओं में से 2 गर्भवती भी बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि 3 बहनों को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और बार बार पीटा भी जाता था, जिससे तंग आकर के तीनों ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि मृतक महिलाओं के चचेरे भाई ने बताया कि बहनों को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जाता था। वहीं लापता बहनों को काफी खोजने के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन और महिला हेल्पलाइन में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग को भी यह फरियाद की थी कि लेकिन कोई मदद के लिए नहीं मिली थी उनको वहां से। हालांकि महिलाओं ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा है, लेकिन उनमें सबसे छोटी बहन ने व्हाट्सएप पे स्टेटस साझा किया है, जिससे उसने कहा है कि हम अभी जा रहे हैं, खुश रहें, हमारी मृत्यु के कारण हमारे ससुराल वाले हैं, हर दिन मरने से बेहतर है कि एक बार ही मर जाएं, इसलिए हमने एक साथ मरने का फैसला किया है। हमारे अगले जीवन में हम एक साथ पैदा होंगे और हर मरना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ससुराल वाले हमें परेशान करते हैं और हमारी मौत में मेरे माता पिता का दोष नहीं है। महिलाओं के लापता होने के 4 दिन बाद से ही पुलिस ने गांव के एक कुएं से सभी या कहेंगे कि 3 पीड़ितों और 2 बच्चों के शव को बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस सूत्रों से पता चला है कि पीड़िता के पति और ससुराल वालों के खिलाफ क्रूरता सहित अन्य अपराधों में मामला दर्ज किया गया है और अब मूल प्राथमिकता में दहेज हत्या का मामला जोड़ा जाएगा। पुलिस हत्या के मामले में तीनों महिलाओं के पतियों, सास और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में महिला कार्यकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए ये भी कहा है कि राजस्थान को ऐसे मामलों पर शर्म से सिर झुकाना चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के शव बरामद करने में 4 दिन का समय लेने वाली पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नौकरी पेशा कर रही महिलाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। यूपी की योगी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए कहा है कि शाम को 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कोई भी महिला कर्मचारी दफ्तर में नहीं होगी। इस आदेश में योगी सरकार ने यह भी कहा है कि विशेष परिस्थितियों में अगर महिला कर्मचारी को रोका गया है तो उसके लिए लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को कंपनी की ओर से निःशुल्क वाहन उपलब्ध करवाना होगा। जिन कंपनियों में महिलाएं काम कर रही हैं उन कंपनियों को महिलाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। योगी सरकार के इस फैसले के बाद से ही अब उत्तर प्रदेश किसी भी महिला को नाइट शिफ्ट में काम पर नहीं बुला जा सकता है और न ही देर रात तक ड्यूटी करनी पड़ेगी। यूपी की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस बात का फैसला लिया है। सीएम योगी द्वारा जारी किए गए इस आदेश में कहा गया है कि ये फैसला सरकारी संस्थानों से लेकर प्राइवेट संस्थानों तक सभी पर समान रूप से लागू किया जाएगा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। वहीं अगर कोई सरकारी या निजी स्थान यूपी सरकार में इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो सरकार उस पर कार्रवाई भी करेगी। अगर कोई संस्थान महिला कर्मचारी को शाम 7 बजे के बाद रोकती है या फिर सुबह 6 बजे से पहले बुलाती है और महिला कर्मचारी इसके लिए मना करती है तो संस्थान उसे निकाल भी नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्रा ने बताया है कि महिला कर्मचारी को लिखित सहमति के बाद ही उसे शाम के 7 बजे के बाद या फिर सुबह 6 बजे से पहले दफ्तर बुलाया जा सकेगा। सरकार के इन गाइडलाइंस के बाद भी काम करना है या नहीं महिला कर्मचारी पर निर्भर करेगा, न कि कंपनी की जरूरत पर। लिखित में नाइट शिफ्ट की इजाजत देने वाली महिलाओं के लिए कंपनी को दोनों तरफ से वाहन कंपनी को निःशुल्क देना होगा। कोई महिला कर्मचारी नाइट शिफ्ट नहीं करना चाहती है और उसको जबरन बुलाया जा रहा है तो कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। खबर हरदोई जिले से है, जहां पर शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन के साथ मारपीट करने का मामला चौंकाने वाला सामने आया है। दरअसल शादी के दौरान वर वधू पक्ष के बीच मारपीट हुई, जिसमें दूल्हा भी घायल हुआ था। वहीं विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से समझौते के बाद शादी की रस्में पूरी हुई और बारात विदा हो गई। बता दें कि घर पहुंचकर अगले ही दिन दूल्हे ने खुद को साथ हुई मारपीट की प्रतिशोध लेने के लिए दुल्हन की लात घूंसे से पिटाई की, जहां हालत बिगड़ने पर उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मायके पक्ष को जानकारी होने पर परिजन नवविवाहिता को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं और उसे भर्ती कराया गया है। वहीं ससुराली जन मौके से फरार हो गए हैं। गौरतलब है कि पूरा मामला हरदोई जिले के थाना पिहानी इलाके से मंसूर नगर गांव का है। पहले बारात भी आई, उनने भी नाश्ता पानी वो कराया, उनने भी झगड़ा कर दिया, हमने राइफल भी मार दी। दो लड़का ने कह रहे 3 कह रहे खपड़ी फाट गई और फिर वो भाग के लड़का को लेके उन्हें वो लड़का के लगी है, बाप की थोड़ी चोट लगी है और वो लेकर चला गया। और कल भी उनने प्रधान अपने गाँव को ले आया, उनने भी झगड़ा कराया, फिर वो विदा कराई। इतने खल लड़की हमने भेज दी और रात में लड़की को मारा और मार के पिहानी में कोई रिपोर्ट की और ले जाएगी। अब हमको सवेरे 8 बजे फ़ोन करो कि लड़की तुम्हारी तकलीफ है। कोरोना के साथ ही मंकी पॉक्स नामक संक्रमण का खतरा भी मंडराने लगा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच में एक नए संक्रमण के खतरे ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर अस्पतालों में तैयारी रखने का निर्देश दिया है। वहीं लक्षणों के लिए प्रति लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास किया गया है। गौरतलब है कि अफ्रीकी लोगों में फैलने वाली बीमारी मौजूदा समय विश्व के 11 देशों में 80 से ज्यादा लोगों को अपनी ही चपेट में ले चुकी है। विशेषज्ञों के मुताबिक मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण भी वायरल की तरह ही होते हैं। इसमें बुखार, पेट और सर दर्द में होता है। संक्रमण के 2 से 3 दिन के बाद शरीर पर दाने भी निकलते हैं।
2 महीने पहले जब आईपीएल का 15वां सीजन शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि 29 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टॉस के लिए गुजरात टाइटंस और कप्तान हार्दिक पांड्या और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन उतरेंगे। बता दें कि लीग के 73 मैच खत्म होने के बाद अब खिताब की दहलीज पर खड़ी है दोनों टीम का बहुत कुछ दांव पर लगा है। दरअसल 15 साल पहले लीग में सुनहरी शुरुआत करने वाले राजस्थान रॉयल एक बार फिर इतिहास दोहराना चाहेंगे, तो वहीं कई दिग्गज टीमों के धराशायी कर अपने पहले सीजन में फाइनल खेलने वाली गुजरात टाइटंस की टीम कामयाबी का नया इतिहास बनाने की फिराक में होगी। यह हार्दिक और संजू की कप्तानी का पहला आईपीएल फाइनल है और दोनों ही खिताब पर कब्जा जमाना चाहेंगे। गोलगप्पे देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आता। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान भी गोलगप्पे के चुटकारे लेने से खुद को रोक नहीं पाए। जी हां, आमिर ने खूब मजे से गोलगप्पे खाए और गोलगप्पे खाते हुए आमिर खान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आमिर खान भारी भीड़ के बीच मजे से गोलगप्पे खाते हैं। आमिर के हाथ में गोलगप्पे की प्लेट है और एक्टर एक के बाद एक गोलगप्पे के चुटकारे लेते हुए खाते दिखाई दे रहे हैं। आमिर खान जिस तरह से पानी पूरी खा रहे हैं, उसमें को देख करके लगता है कि उन्हें भी गोलगप्पे काफी पसंद हैं। सोशल मीडिया पर यूं तो आए दिन एक्टर कई वीडियोस वायरल हुआ करते हैं, लेकिन एक्टर को गोलगप्पे खाते देखना फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। तभी तो आमिर का ये वीडियो कई अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। फैंस एक्टर के अंदाज की खूब तारीफें कर रहे फैंस आमिर को रियल लेजेंड बता रहे हैं। वीडियो देखकर कई लोग के तो मुंह में पानी भी आ गया होगा। आमिर खान की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन में बिजी हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी और बता दें आपको कि आमिर फिल्म के लिए रिलीज से पहले फिल्म के ट्रेलर का काफी खास अंदाज में रिलीज करने वाले हैं। एक्टर आईपीएल 2022 के फिनाले में भी लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर रिलीज करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे जेएमडी न्यूज। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD